आज की क्लास में जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वो है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। मतलब अभी तक बायोटेक वगैरह सब कुछ खत्म हो चुका है। अब हमारे पास जो लास्ट पोर्शन बचा हुआ है वो है इकोलॉजी का। 3 चैप्टर है इसमें। सबसे पहला चैप्टर है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, जिसमें से ऑर्गेनिज्म तो काट ही दिया है। ये जो बच गया है आपके लिए वो पॉपुलेशन। तो आई थिंक नाम भी बदल देना चाहिए था, इसका पॉपुलेशन ही रख देना चाहिए था। बट चैप्टर का नाम ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन है। हमें पढ़ना बस पॉपुलेशन है। ऑर्गेनिज्म वाले जितने भी टॉपिक थे वो आपके सिलेबस से क्या है, डिलीटेड है। ठीक है ना? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि चैप्टर का नाम हमारे क्या है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। अगर हम बात करें, जैसा कि मैं कह ही रहा था कि ये चैप्टर कहाँ का है, इकोलॉजी का है। तो सबसे पहले तो हमें यही समझना है कि सर ये इकोलॉजी क्या होती है। एक बात बताओ, क्या किसी इंडिविजुअल का अकेले एग्जिस्टेंस इस अर्थ पर पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। मतलब अगर मैं चाहूँ कि इस दुनिया में, इस पूरे अर्थ पर सिर्फ मैं ही हूँ और मेरे अलावा और कुछ भी ना हो, ना कोई लिविंग हो, ना कोई बायोटिक, एबायोटिक, कोई फैक्टर नहीं चाहिए। मतलब लिविंग एंड नॉन लिविंग, एयर, हवा कुछ नहीं मिलनी चाहिए। तो भैया मेरा सर्वाइवल तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। सही बात है। तो इसका मतलब अकेले किसी इंडिविजुअल का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। तो अकेले अगर किसी इंडिविजुअल का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है तो क्या होता है सर? भाई साहब, बहुत सारे इंडिविजुअल हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं और वो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, ये भी हमारा एक इंटरेक्शन है। सबकी एक दूसरे के ऊपर कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से क्या है, एक डिपेंडेंसी है। तो ये लोगों की एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी, एक दूसरे से इंटरेक्शन। क्या हमारा इंटरेक्शन नॉन लिविंग चीजों के साथ है? बिल्कुल है। हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें अर्थ के ऊपर हम प्लांट वगैरह ग्रो कर रहे हैं, सॉइल जहां हम रह रहे हैं वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वाटर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मतलब कई सारे एबायोटिक फैक्टर भी हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। उनके साथ भी हम इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा इंटरेक्शन हमारे खुद के जैसे लोगों के साथ यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ और इसके अलावा इन्वायरमेंट के साथ भी हो रहा है। और इसी इंटरेक्शन की स्टडी जहां की जाती है, उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इकोलॉजी क्या होती है, तो इकोलॉजी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ interaction, that deals with the study of interaction among the organism among the organism and in between organism and its and abiotic, या ऐसे बोलूं, and with non living environment and with non living environment, भैया जो हमारे सराउंडिंग में है उससे इंटरेक्ट करना, मतलब एबायोटिक फैक्टर के साथ इंटरेक्ट करना। ये इंटरेक्शन की स्टडी जहां की जाती है उस ब्रांच ऑफ साइंस को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। अगर हम बात करें, जो इकोलॉजी है ना, ये इकोलॉजी का शब्द जो है, टर्म कॉइन्ड बाय हैकल। किसने दिया था ये टर्म? हैकल ने दिया था। और जो इकोलॉजी है
इसके फादर कौन है? इनका नाम है रीटर। क्या नाम है? रीटर। अगर हम बात करें इकोलॉजी के फादर यानी जनक इंडिया के अंदर कौन है भाई साहब? रामदेव मिश्रा। राम देव मिश्रा। जब आप एनसीईआरटी की किताब खोलोगे तो एनसीईआरटी के जो पहला पेज है इकोलॉजी जहां शुरू होती है उसमें इनकी फोटो बनी हुई है और इनके बारे में लिखा हुआ है। तो वही रामदेव मिश्रा जी इकोलॉजी ये क्या है? फादर। क्लियर बात? तो यहां तक बात हो गई, इसको नोट डाउन करो, आगे चलता हूं। जो इकोलॉजी होती है बच्चे, इसकी दो दो ब्रांचेस। इकोलॉजी की कितनी ब्रांचेस हैं? दो। मतलब दो पार्ट हैं ऐसे बोलो। एक है सिनिकोलॉजी और एक है आर्टिकोलॉजी। अगर हम बात करें सिन इकोलॉजी की, तो यहां हम क्या करते हैं भैया? स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ सिंगल स्पीसीज विद इट्स एनवायरमेंट। भैया एक स्पीसीज का क्या इंटरेक्शन है उसके एनवायरमेंट के साथ, उसे हम क्या बोलते हैं? सिंकोलॉजी बोलते हैं। जबकि यही स्टडी अगर हम क्या करने लगे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के लिए, यानी स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ सिंगल स्पीसीज नहीं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, यानी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स की अगर हम स्टडी करने लगे उसके एनवायरमेंट के साथ, तब उसे हम क्या बोलते हैं? अर्थ इकोलॉजी बोलते हैं। क्लियर बात है यहां तक? ठीक। इसके अलावा एक और बात समझना, एक होता है फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। क्या होता है? फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। जब हम यहां सिंगल इंडिविजुअल की बात करते हैं, स्टडी ऑफ सिंगल इंडिविजुअल, यानी एक अकेले पर्सन की अगर हम बात कर रहे हैं तब उसे हम क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे पास अलग अलग वैरायटी है इकोलॉजी की। ठीक, अलग अलग क्या? ठीक, हाँ, इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ये उल्टा हो गया है। मैं इधर ऐसे कर दे रहा हूं। ये है आपका आर्टिकोलॉजी ना, और ये है सिनिकोलॉजी। ठीक है ना? क्लियर बात? यहां तक हो गया, चलता हूं आगे। अब सुनो, आपको याद है अगर हम बात करें तो हमारी जो पूरी जर्नी होती है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से शुरू होती है। सही बात है? आपको पता है इनको मिला के क्या बनते हैं? एटम्स बनते हैं। और जब हम एटम्स को मिलाते हैं तो क्या बनते हैं भैया? मॉलिक्यूल्स। क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल्स। और इससे चल के अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं भैया बायोमॉलिक्यूल्स बनते हैं। क्या बनते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स। अब बायोमॉलिक्यूल्स में माइक्रो एंड मैक्रो दोनों आते हैं, तो हम दोनों ही इंक्लूड कर रहे हैं। भैया बायो, माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल जब बनते हैं तब यहां से जाके क्या बनते हैं? सेल ऑर्गेनेलीज बनती है। हाँ, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी वगैरह इन सब की फॉर्मेशन होगी। हाँ,
जब सेल ऑर्गेनेलीज की फॉर्मेशन होगी तो क्या बनेंगे? सेल बनेगी। भैया इनके ग्रुप होने से क्या बनेगी? सेल। और आपको पता है सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यानी यहीं से, यानी जहां से सेल की फॉर्मेशन हो गई है, यहां से आप स्टडी कर देते हो किसकी? बायो। सेल के बाद से आपको पता है जब सेल ग्रुप होती हैं तो क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं। और जब टिश्यू ग्रुप होते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। और जब ऑर्गन ग्रुप होता है तो क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। और जब कई सारे ऑर्गन सिस्टम ग्रुप होते हैं तो क्या बनते हैं? ऑर्गेनिज्म। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है ना, ये है बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी। ये क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी। तो भैया इकोलॉजी की शुरुआत कहां से होती है? ऑर्गेनिज्म लेवल से। तो अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें तो भैया जब ये ऑर्गेनिज्म ग्रुप होंगे ना, भाई एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक साथ रह रहे हैं। जैसे मान लिया इस पर्टिकुलर जगह पर, या लेट्स से आदर्श नगर एक जगह है, आदर्श नगर में 100 200 1000 2000 4000 लोग रह रहे हैं। तो जितने भी ह्यूमंस आदर्श नगर में रह रहे हैं वो क्या है? ह्यूमंस की पॉपुलेशन है। तो जब ऑर्गेनिज्म ग्रुप करते हैं तो क्या बनती है? पॉपुलेशन। क्या बनती है? पॉपुलेशन। और जब कई सारी पॉपुलेशन ग्रुप करती है ना तो बनती है कम्युनिटी। क्या बनती है? कम्युनिटी। और कम्युनिटी के ग्रुप होने के बाद क्या बनता है? इकोसिस्टम बनता है। क्या बनता है? इकोसिस्टम। और इंपॉर्टेंट बात याद रखना, इकोसिस्टम इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। कौन सी यूनिट है? फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी। और जब इकोसिस्टम ग्रुप करते हैं तो बनता है क्या? बायोम। क्या बनता है? बायोम। और बायोम के बाद से क्या बनता है? बायोस्फीयर बनता है। क्या बनता है? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर वो प्लेस है जहां सारे लिविंग रहते हैं। तो मैं आपको अभी के लिए तो ये बोल सकता हूं कि अर्थ इज द बायोस्फीयर, जहां लिविंग मिलते हैं। क्लियर बात? तो ये पूरा एक सिस्टम है जिस तरीके से इकोलॉजी और बाकी सारी चीजों को कनेक्ट किया गया है एक दूसरे के साथ। ठीक है ना? तो अगर हम बात करें तो यहां से आपको पता चला कि सर अगर हम सेल की फॉर्मेशन से पहले की बात करें तो इन जनरली ये सारी बातें हम मोस्टली केमिस्ट्री वगैरह के अंदर करते हैं। केमिस्ट्री में कर देते हैं, फिजिक्स में भी बात कर लेते हैं। जब बायोमोलिक्यूल्स वगैरह बनते हैं, ठीक है, तो ये बायोकेमिस्ट्री वगैरह के अंदर हम इसकी भी बात कर लेते हैं। और सेल ऑर्गेनरी, सेल टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, ये सब हम बायो के अंदर स्टडी करते हैं। जब शुरुआत होती है किसकी? ऑर्गेनिज्म की। तो ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन, इन सब की बात हम कहाँ करते हैं? बायो मतलब जो है इकोलॉजी के अंदर करते हैं। कहाँ करते हैं? इकोलॉजी के अंदर। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिज्म की, तो ऑर्गेनिज्म सबसे बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है। और ऑर्गेनिज्म हम किसको बोलते हैं? ऐसे ग्रुप ऑफ लोगों को जो एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं? रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जो सिंगल स्पीसीज के अंदर आते हैं, जो सिमिलर लोग होते हैं, जिनके फंडामेंटल स्ट्रक्चर कैसी होती है? सेम। जैसे अगर हम बात करें सारे ह्यूमंस, वो क्या है? फंडामेंटली सबके सब सिमिलर हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जब ऑर्गेनिज्म ग्रुप करते हैं तब क्या बनती है? पॉपुलेशन बनती है। अब पॉपुलेशन के लिए कंडीशन क्या है? कि किसी पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे से इंटरब्रीड कर सकते हो, जो एक दूसरे से क्या सकते हो? इंटरब्रीड कर सकते हो, और वो एक दूसरे से सिमिलरिटी रखते हो, उनके फंडामेंटल स्ट्रक्चर क्या हो? सिमिलर हो, तो उन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन बोलते हैं। और जब पॉपुलेशन ग्रुप होती है तो क्या बनता है? कम्युनिटी। जैसे अगर हम बात करें एक ह्यूमन की पॉपुलेशन है, और जहां ह्यूमन रह रहे हैं उसी के साथ में डॉग, कैट, रैट, इन सबकी भी पॉपुलेशन हो सकती है। अब बताओ, ह्यूमन पॉपुलेशन, डॉग पॉपुलेशन, कैट की पॉपुलेशन, या और अलग अलग एनिमल्स की पॉपुलेशन हो सकती है। क्या इन सारी स्पीसीज की पॉपुलेशन को मैं कम्युनिटी बोल सकता हूं? एनिमल कम्युनिटी। है तो सारे एनिमल ही। आते कहां है सबके सब? एनिमल किंगडम में आते हैं। तो क्या बन जाएगी? एनिमल की कम्युनिटी बन जाएगी। तो अगर कम्युनिटी में बात करें तो हम बोल सकते हैं एनिमल कम्युनिटी, प्लांट कम्युनिटी और माइक्रोबियल कम्युनिटी। ये सब क्या है? कम्युनिटी। अब क्या हुआ कि इन कम्युनिटी को हमने ग्रुप किया किसके साथ? विद एबायोटिक फैक्टर। यानी कम्युनिटी तक सब लिविंग थे, लेकिन कम्युनिटी में हमने क्या जोड़ दिया? एबायोटिक फैक्टर। यानी सॉइल, वाटर, एयर, सनलाइट, ये सभी अगर इंक्लूड कर दिया तो क्या बन जाएगा? इकोसिस्टम बन जाएगा।
इकोसिस्टम क्या है? फंक्शनल यूनिट है, क्योंकि हम इकोलॉजी में कर क्या रहे थे? पढ़ रहे थे स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म और उसके साथ के इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट। तो भैया अगर इन्वायरमेंट था ही नहीं अभी तक तो आप स्टडी क्या करते? तो इसका मतलब अगर आपको फंक्शनली चेक करना है कि हो क्या रहा है इकोसिस्टम के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऑर्गेनिज्म को या कम्युनिटी को ग्रुप करना पड़ेगा विद किसके साथ? इकोसिस्टम के साथ, क्योंकि अगर इकोसिस्टम के साथ ग्रुप कर दोगे तब जाकर के जो है तब जाकर ये क्या बनेगा? एक इकोसिस्टम बनेगा। और इकोसिस्टम के बाद क्या बनता है? बायोम। इकोसिस्टम बहुत सारे हैं, जब बहुत सारे इकोसिस्टम को एक साथ ग्रुप करते हैं तो क्या बनता है? बायोम। जैसे अगर हम बात करें कोई एक डेजर्ट एरिया है जहाँ का सारा कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन वगैरह कैसी रहती है? जैसी रहती हैं, तो उस पूरे एरिया को हम क्या बोलते हैं? एक बायोम बोलते हैं। बट हाँ, वहाँ बहुत सारे इकोसिस्टम हो सकते हैं, जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया, एक इकोसिस्टम है वो। जैसे एक्वेरियम भी क्या है? एक इकोसिस्टम है। पॉन्ड इकोसिस्टम है। बट जब हम कई सारे इकोसिस्टम को ग्रुप करते हैं तो उससे क्या बनता है? बायोम। और बहुत सारे बायोम जो ग्रुप करने से मतलब सिंपल शब्दों में अर्थ का वो पूरा एरिया जहाँ पर लिविंग मिल रहे हैं, उस पूरी अर्थ को हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर बोलते हैं। तो जैसा कि मैं बता ही रहा था कि हमारे सिलेबस में ऑर्गेनिज्म वाला चीजें डिलीट हो गई हैं तो कुछ चीजें मैं यहीं ऐड कर दे रहा हूँ और मैं फिर पॉपुलेशन से स्टार्ट कर रहा हूँ सारी चीजें, ठीक है ना? तो पॉपुलेशन की डेफिनेशन हम आगे लिखेंगे। कम्युनिटी की मैं यहाँ ऐड कर दे रहा हूँ क्योंकि पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में या पॉपुलेशन के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। तो अगर मैं कम्युनिटी की बात करूँ, ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, यानी बहुत सारी स्पीसीज के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? कम्युनिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कम्युनिटी। एग्जाम्पल के लिए आप क्या बोल सकते हो? एनिमल कम्युनिटी। क्या बोल सकते हो? एनिमल कम्युनिटी, प्लांट कम्युनिटी, प्लांट कम्युनिटी, ईटीसी। अब इसमें माइक्रोब्स की कम्युनिटी भी हो सकती है वगैरह वगैरह, ठीक है ना? और बाकी आपको पता है इकोसिस्टम वाले लेवल पे मैं बस एक चीज कर रहा हूँ, प्लस एबायोटिक फैक्टर। क्या कर रहा हूँ? एबायोटिक फैक्टर। तो इससे आपको क्या पता चला कि इकोसिस्टम बनाने के लिए मुझे एबायोटिक फैक्टर को जोड़ देना है, तो क्या बन जाएगा? इकोसिस्टम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इको सिस्टम बन जाएगा। आगे चलो। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास अगला जो टॉपिक हमें डिटेल में पढ़ना है वो है पॉपुलेशन। वो क्या है? पॉपुलेशन। ऑर्गेनिज्म हमारे सिलेबस में है नहीं, हमें स्टडी किससे करनी है भैया? बढ़िया से पॉपुलेशन की। तो अगर हम पॉपुलेशन की बात करें कि सर पॉपुलेशन क्या होता है, तो पॉपुलेशन होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ ए स्पीसीज group of organism of a species which share or compete for same resource and can interbreed and can interbreed with each other and can interbreed with each other in a given geographical area. In a given geographical area। क्या कह रहा है? किसी गिवन ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर मौजूद ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म किसी एक स्पीसीज के जो सेम रिसोर्स शेयर करते हो, यानी जिनका खाना पीना रहने की जगह कॉमन हो और वो एक दूसरे से इंटरब्रीड कर सकते हो और एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हो, उसे हम क्या बोलते हैं?
पॉपुलेशन, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। इंपॉर्टेंट बात, जब हम बात कर रहे थे इंटरब्रीडिंग की, किसकी बात कर रहे थे? इंटरब्रीडिंग की। तो इंटरब्रीडिंग में वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, दोनों ही कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है ना? यानी अगर कोई एसेक्सुअली इंटरब्रीड कर रहा है तो भी पॉपुलेशन बनाएगा, और अगर कोई सेक्सुअली इंटरब्रीड कर रहा है तो भी क्या बनाएगा? पॉपुलेशन बनाएगा, ठीक है ना? तो मतलब यहाँ एक पॉइंट मेंशन कर रहा हूं, एसेक्सुअली इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल या ऑर्गेनिजम्स also form population, also form population। ये भी क्या बनाते हैं? पॉपुलेशन बनाते हैं। मतलब ब्रीडिंग में ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों तरीके की ब्रीडिंग क्या हो सकती है? पॉसिबल हो सकती है। अब अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी ने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं किसके? पॉपुलेशन के। तो अगर हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल की बात करें पॉपुलेशन पे, तो उसके लिए थोड़ा सा एक डायग्राम एक दो लेके आता हूं मैं। जैसे अगर आप देखोगे तो ये जो आपको दिख रहा है, कुछ पेड़ दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं टीक वुड, हिंदी में सागवान बोलते हैं। ये गांव वगैरह के अंदर अक्सर देखने को मिल जाता है। और ये जो आपको बर्ड दिख रही है, इसका नाम है कॉर्मेंट। क्या नाम है? कॉर्मेंट। जनरली ये वेटलैंड, मतलब जहां थोड़ा बहुत पानी वगैरह मिलता है उसके आसपास में मिलते हैं। तो कह रहा है कि भैया पॉपुलेशन के एग्जाम्पल क्या होते हैं? जैसे अगर कॉर्मेंट की पॉपुलेशन की बात करें, कॉर्मेंट इन वेटलैंड, कॉर्मेंट इन वेटलैंड मतलब किसी वेटलैंड के अंदर जितने भी कॉर्मेंट होंगे, दैट ग्रुप ऑफ कॉर्मेंट, उसे हम क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन बोलेंगे वहां की, उसे हम क्या बोलेंगे? वहां की पॉपुलेशन के नाम से जानेंगे। वेयर एज अगर हम बात करें तो जैसे मान लिया टीक वुड है, कौन है? टीक वुड, यही आपका सागवान है। इन फॉरेस्ट, भैया किसी फॉरेस्ट के अंदर सागवान के जितने भी पेड़ होंगे उनको क्या बोलेंगे? भैया टीक वुड की पॉपुलेशन हो गया। जैसे मान लिया रेट इन अबेंडेंट ड्वेलिंग, मतलब कोई खाली जगह है जहां पर बहुत सारे चूहे हैं, तो वहां की पॉपुलेशन क्या बोली जाएगी भैया? चूहों की पॉपुलेशन। अब मान लिया कहीं लोटस है पोंड के अंदर, तो भैया लोटस इन पोंड, तो ये पोंड के अंदर जो लोटस की पॉपुलेशन है वो क्या कहलाएगी? मतलब पोंड के अंदर जितने भी लोटस हैं उन सारे लोटस को ग्रुप करके हम क्या बोलेंगे? लोटस की पॉपुलेशन बोलेंगे। अगर हम बात करें भैया जितने भी इंसान हैं आदर्श नगर में, वो क्या है? आदर्श नगर की पॉपुलेशन। या ऐसे बोल सकते हो ह्यूमंस ऑफ इंडिया, भैया हमारे देश के सारे ह्यूमंस वो क्या है? इंडिया की पॉपुलेशन है। वो क्या है? इंडिया की पॉपुलेशन है। तो ये सारे एग्जांपल किसके हैं? पॉपुलेशन के। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, हमने समझा कि पॉपुलेशन क्या होती है। अब पॉपुलेशन के होते हैं बहुत सारे भैया एट्रीब्यूट्स, यानी पॉपुलेशन के कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे अगर हम बात करें एक ऑर्गेनिज्म के लेवल पे, तो बर्थ एंड डेथ एक ऑर्गेनिज्म की होती है। भैया एक ऑर्गेनिज्म का बर्थ हो सकता है, एक ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है। लेकिन जब हम बर्थ रेट की बात करेंगे तो एक ऑर्गेनिज्म की नहीं होगी, पॉपुलेशन का होगा, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का होगा। डेथ रेट की बात करेंगे तो एक ऑर्गेनिज्म का नहीं होगा, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का होगा। मेल या फीमेल एक ऑर्गेनिज्म हो सकता है, लेकिन सेक्स रेशियो किसकी बात करेंगे? पॉपुलेशन की बात करेंगे। क्योंकि सेक्स रेशियो एक इंडिविजुअल का थोड़ी हो सकता है, वो तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का होगा। एंड जब आप ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल की बात करने लगोगे तो क्या हो जाएगा? पॉपुलेशन हो जाएगा। सही बात है ना? तो अगला जो हमारा टॉपिक आता है उसका नाम है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। क्या नाम है? पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। अब पॉपुलेशन एट्रीब्यूट में हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी है। जो सबसे पहली चीज पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में आती है उसका नाम है बर्थ रेट। क्या है? बर्थ रेट।
भाई बर्थ रेट क्या होता है, कितने लोगों का जन्म हुआ है। नंबर ऑफ बर्थ इन ए गिवन टाइम, किसी गिवन टाइम में किसी पॉपुलेशन के अंदर कितने लोगों का जन्म हुआ, वो क्या होता है वहां का बर्थ रेट। अब बर्थ रेट जो है जब हमें कैलकुलेट करना होता है तो भैया इसका फॉर्मूला होता है बर्थ रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ बर्थ यानी कितने लोगों का जन्म हुआ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल पॉपुलेशन, ओरिजिनल पॉपुलेशन। सुना ध्यान से, एग्जाम्पल के लिए हम मानते हैं इन ए पॉन्ड, एक पॉन्ड के अंदर, एक पॉन्ड के अंदर 20 लोटस क्या थे, प्रेजेंट थे, ठीक है ना। आफ्टर ए ईयर यानी एक साल के बाद इट बिकम 28 लोटस, यानी एक साल के बाद कितने हो गए, 28 लोटस हो गए। इसका मतलब 8 लोगों का जन्म हुआ, 8 लोगों का क्या हुआ, जन्म हुआ। आफ्टर ईयर इट बिकम 28 ड्यू टू बर्थ ऑफ 8 न्यू लोटस, यानी 8 नए लोटस का बर्थ होने की वजह से। तो अगर मुझे इसका बर्थ रेट निकालना हो, अगर मुझे इसका बर्थ रेट निकालना हो तो कैसे निकालूंगा सर, कितने लोगों का जन्म हुआ, 8 लोगों का, ओरिजिनल कितना था, 20 था। कट करूंगा अगर मैं तो किससे हो जाएगा भैया, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20 और हो जाएगा 2/5, 2/5 मतलब 0.4, 0.4 पर लोटस पर ईयर, क्योंकि आपने टाइम कितना लिया है, एक साल का लिया है, और ये कितना आया है, एक लोटस से 0.4 लोटस बने हैं। या क्योंकि ये डेसिमल में, ऑब्वियसली लोटस डेसिमल में थोड़ी आएंगे, तो आप ये बोल सकते हो कि 40 पर 100, ये 40 लोटस नए आ जाते हैं 100 लोटस अगर काउंट करोगे, क्योंकि अगर मुझे 100 में ले आना है तो ये एक के लिए है, तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करो, डेसिमल हो जाएगा कितना, 40 हो जाएगा। या फिर आप चाहो 4 लोटस पर 10 लोटस, यानी ये क्या हो जाएगा इसका बर्थ रेट। वैसे तो हम लिखेंगे डेसिमल में ही, बट आप इसको चेंज भी कर सकते हो मल्टीप्लाई करके किसी नंबर से। हाँ आप लिख सकते हो 40% पर ईयर, भी बता सकते हो, परसेंट जैसे बताओगे इसका मतलब क्या हो गया, आउट ऑफ 100 ही आप बात कर रहे हो। क्लियर बात है, तो ये हो गया बर्थ रेट। अब बर्थ रेट के बाद जो हमारे पास अगला एट्रीब्यूट आता है उसका नाम है डेथ रेट। क्या नाम है उसका, डेथ रेट। डेथ रेट क्या होता है भैया, नंबर ऑफ इंडिविजुअल डाइज इन ए पॉपुलेशन इन गिवन टाइम, यानी किसी गिवन टाइम के अंदर कितने लोग क्या हो गए, मर गए, उसे क्या बोलते हैं वहां का, डेथ रेट बोलते हैं। अब अगर मुझे डेथ रेट निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, डेथ रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेथ यानी कितने लोग मरे हैं डिवाइडेड बाय ओरिजिनल पॉपुलेशन, ओरिजिनल पॉपुलेशन। सही बात। एग्जांपल के लिए हम मान ले रहे हैं इन
पॉपुलेशन ऑफ 40 बटरफ्लाई, कितनी बटरफ्लाई हैं? 40 बटरफ्लाई हैं। 4 डाइज इन ए वीक, एक हफ्ते के अंदर कितने मर गए? 4 मर गए। अगर मुझे इनका डेथ रेट निकालना है तो सर डेथ रेट इज इक्वल टू क्या होगा? कितने लोग मरे हैं? 4 मरे हैं। ओरिजिनल पॉपुलेशन कितनी थी? 40 थी। कितना आ जाएगा? 0.1 पर बटरफ्लाई पर बटरफ्लाई पर वीक, पर बटरफ्लाई पर वीक, एक हफ्ते में इतनी बटरफ्लाई क्या हो गए? मर गए। सही बात है। इसके बाद अगर हम बात करें तो बर्थ रेट हो गया, डेथ रेट हो गया, इसके बाद आता है सेक्स रेशियो। क्या आता है? सेक्स रेशियो। अगर आप सेक्स रेशियो की बात करोगे, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स एंड मेल, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल एंड मेल। अब जैसे सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें एग्जांपल के लिए कि 60 मेल एंड 40 फीमेल प्रेजेंट इन पॉपुलेशन, या किसी एक पॉपुलेशन के अंदर 60 मेल हैं और 40 क्या है? फीमेल। तो मुझे रेशियो निकालना होगा, तो 60 रेशियो क्या निकालूंगा? 40, कट करूंगा कितना जाएगा? 6:4, और इसको भी कट करूंगा कितना जाएगा? 3:2। दिस इज एक्चुअली में सेक्स रेशियो। और आप अभी तक जितनी भी चीजें पढ़े हो ये सब किसके लिए हैं? पॉपुलेशन के लिए हैं, किसी ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं होता, किसी ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं होते। ठीक है ना? चले, इसके बाद आता है हमारे पास तो अगला आता है हमारे पास एज पिरामिड। क्या आता है? एज पिरामिड। टॉपिक क्या है? एज पिरामिड। तो अगर आप एज पिरामिड की बात करो तो सर ये एज पिरामिड क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन, ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल, डिफरेंट एज ग्रुप इंडिविजुअल, डिफरेंट एज ग्रुप इंडिविजुअल, यानी अलग अलग एज ग्रुप के अंदर आने वाले लोगों का अगर हम ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन करें तो उससे क्या मिलेगा? हमें एज पिरामिड मिलेगा। क्या मिलेगा? एज पिरामिड। अगर हम बात करें तो एज पिरामिड जो है इट इंक्लूड मेल एंड फीमेल, यानी ये मेल एंड फीमेल दोनों को कंसीडर करता है। ये दोनों को कंसीडर करता है। जैसे अगर हम बात करें तो हमारे पास ये पिरामिड दे रखे हैं, इसको मैं यहां से कॉपी करके उस पेज पे ले चल रहा हूं। अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास एज पिरामिड। इस एज पिरामिड के अंदर अगर आप ध्यान दो तो हमने लिखा है प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज, रिप्रोडक्टिव स्टेज और पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज। मतलब एक जगह पर हमने प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज काउंट किया है, मतलब प्यूबर्टी से पहले के लोग हैं, और आफ्टर प्यूबर्टी टिल 40 45 40 ईयर तक वो रिप्रोडक्टिव है। आफ्टर दैट उसे हम क्या बोलते हैं? पोस्ट रिप्रोडक्टिव।
सीधा बोल सकते हो आपका चाइल्ड, एडल्ट मतलब यंग, एडल्ट और ओल्ड। पहला पिरामिड जो बना है एक्सपेंडिंग बना है, मतलब अगर प्री रिप्रोडक्टिव वाले लोग ज्यादा हों, रिप्रोडक्टिव वाले लोग कम हों और ओल्ड वाले लोग और कम हों, इस पिरामिड को क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिंग। इस पिरामिड से आगे पॉपुलेशन क्या करेगी? पॉपुलेशन इंक्रीजेज इन फ्यूचर, मतलब पॉपुलेशन बढ़ेगी, क्योंकि अगर प्री रिप्रोडक्टिव वाले ज्यादा हैं तो भैया अडल्ट में जाएंगे, शादियां ज्यादा होगी, बच्चे ज्यादा होंगे, तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन वहां क्या होगी? बढ़ेगी। स्टेबल पिरामिड जो है, हाँ बनाना है इसको, स्टेबल पिरामिड में क्या होगी? पॉपुलेशन कांस्टेंट रहेगी, पॉपुलेशन रिमेन्स कांस्टेंट, पॉपुलेशन क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। वेयर एज इन डिक्लाइनिंग पिरामिड पॉपुलेशन क्या करेगी? डिक्रीज करेगी, क्योंकि आप खुद सोचो यहां पर कौन लोग कम हैं? प्री रिप्रोडक्टिव वाले। अगर प्री रिप्रोडक्टिव वाले कम हैं तो क्या होगा? भविष्य में यंग लोग एडल्ट लोग को रिप्लेस करने के लिए कम आएंगे, शादियां कम होंगी, बच्चे कम होंगे, तो पॉपुलेशन क्या होगी? घटेगी। और यहाँ बराबर है तो जो पहले था वही बाद में भी रहेगा, यानी कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है ना? तो ये एज पिरामिड वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है ना? और ये हमारा शायद डी पार्ट था, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। क्लियर है? नोट करो इसको। तो एक और चीज ध्यान, नाम लिख लेना ऐसे, जैसे इसको हम, इस पिरामिड का एक और नाम होता है ट्राइंगुलर शेप। ट्राइंगल दिखी ना आपको ऐसे, क्या बोलते हैं इसको हम? ट्राइंगुलर शेप। इस वाले को हम बोलते हैं बेल शेप। कौन शेप? बेल शेप। और ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं अर्न शेप। तो ये अलग अलग शेप है। अब जो है हमारा जो ये टॉपिक था पॉपुलेशन एट्रीब्यूट वाला, ये मैंने खत्म कर दिया है। अगली क्लास में हम थोड़ी सी बात करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी वगैरह की, मतलब इसी के अंदर आगे आएगा पॉपुलेशन एट्रीब्यूट के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, पॉपुलेशन में चेंजेस कैसे होंगे, डेंसिटी वगैरह मेजर कैसे करते हैं, इन सब की बात करेंगे। ठीक है ना? तो आज के लिए बस यहीं तक।